और उसके बाद हमारा आया 1995 में जावास्क्रिप्ट। तो सोचने की बात है कि पहले एचटीएमएल आया एंड बाद में सीएसएस आया जावास्क्रिप्ट। हालांकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 1996 में आया, बट पहले आ चुका था। तो उसके बारे में दिखाना चाहूँगा कि जब एचटीएमएल लॉन्च हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, हर टैग के साथ ना कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल शीट अप्लाई करके रख दी थी। जैसे कि अगर मैं H1 टैग इस्तेमाल करता हूँ तो वो जो है मान लेते 48 पिक्सल में आएगा और उसका फॉन्ट वेट होगा बोल्ट। ये बाय डिफॉल्ट रहा है ना, बाय डिफॉल्ट है। तो पहले जो एचटीएमएल था उसमें भी स्टाइल शीट था, उसे कहते थे स्टाइल शीट एजेंट्स। अगर हम यहाँ पे आज भी तो देख सकते चीज, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एलिमेंट्स में और यहाँ पे ना एकदम नीचे जाता हूँ, कोई पी टैग वगैरह है यहाँ पे, देखो स्पैन टैग है यहाँ पे, स्पैन टैग में देखते हैं स्टाइल शीट है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है बट रहता है। अगर मैं फ्रंटेरा यहाँ पे जाता हूँ, अपना जो वेबसाइट है हमने बनाया है, यहाँ पे H1 पे जाता हूँ तो यहाँ पे ना हमें मिल जाएगा ये सारा, हमें टेलविन का दिखाई दे रहा कोड। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर ढूंढना पड़ेगा। तो स्टाइल शीट एजेंट पहले से था, मतलब जब सीएसएस लॉन्च भी नहीं हुआ था, जब भी हर टैग्स को क्या थे, स्टाइल्स थे। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, स्टाइल से फिर जावास्क्रिप्ट आया एंड फिर हमने देखा हुआ है कि किस तरह से इंडिया ने, सॉरी इंडिया ने, इंडस्ट्री ने ग्रो किया है हमारे इंडस्ट्री में, कि कई सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, रिएक्ट नेटिव, एंगुलर, फ्लटर, ये सारी चीज़ें। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले एचटीएमएल आया, फिर सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। सो मेरा कहना ये है कि हर चीज़ एक साथ में नहीं आई, राइट? कि एक दिन लॉन्च हुआ एंड एचटीएमएल आया, सीएसएस आया एंड जावास्क्रिप्ट नहीं। पहले जो हमारे वेब पेज पे था सिर्फ एचटीएमएल था, फिर बाद में सीएसएस इनहांस हुआ, फिर उसके बाद आया हमारा जावास्क्रिप्ट। ओके, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट की वजह से क्या हुआ, हमारे काम कई सारे आसान हो गए, है ना? जैसे कि मान लेते हैं इंटरैक्शन बढ़ गया, एनिमेशन ऐड करना आसान हो गया, है ना? जो कि हमने सीएसए डिजाइनर अवार्ड्स पे वेबसाइट पे देख ली। या फिर मैं बॉन्ड 21 जो मेरा रिसेंटली काम है, मैंने किया हुआ है, तो ये देखो, इस पे जो एनिमेशन है ये मैंने सीएसएस से नहीं किया हुआ, ये किया हुआ जावास्क्रिप्ट से। ओके, तो ये जो काम है मेरा आसान हुआ है जावास्क्रिप्ट से, ये सारी चीजें मैं सीएसएस से नहीं कर पाता ना। फिर फिर बाद में क्या हुआ कि डेटा मुझे फेच करना है सर्वर से, तो उसके लिए उस टाइम था पीएचपी। पीएचपी एक लैंग्वेज है जो इस्तेमाल हुआ करती थी, अभी भी करती है, बट पहले ज़्यादा होती थी, कि सर्वर से मुझे डेटा फेच करना है। तो फिर उसके लिए हमारे पास आया एजेक्स, एजेक्स जावास्क्रिप्ट। अगर हम देखें तो वेब पेजेस टू ऑपरेटेड असिंक्रोनसली बाय एक्सीडेंट डेटा विद वेब सर्वर्स बिहाइंड द सीन। तो डेटा फेच करना विद सर्वर। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, क्लाइंट सर्वर या 3 टियर एप्लीकेशन, ये देखो, ये बेस्ट है। देखो ये हमारा पीसी है एंड ये हमारा एप्लीकेशन जो पीसी पे चलता है। नहीं, ये देखो, हाँ, ये बेस्ट है। ये हमारा लैपटॉप है या मोबाइल है, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं। ओके, और ये लॉजिकल टियर है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सर्वर है, फिर सर्वर के अंदर डेटाबेस जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है। तो जो मुझे जब यहाँ से क्लाइंट से सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट करना है कुछ डेटा के लिए, एंड वहां से कुछ डेटा मुझे आना चाहिए, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वहां से कुछ रिस्पॉन्स आए। तो ये सारी चीजें हम करते थे पीएचपी से, लेकिन बाद में आया एजेक्स। ओके, तो हमें पीएचपी की जरूरत उतनी नहीं पड़ी थी, बट उसका अल्टरनेटिव है एजेक्स। यानी कि इंडस्ट्री क्या होती गई, ग्रोथ होती गई। तो वैसे ही अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने अभी क्या देखा कल के सेशन में, कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड ये सारी चीजें, है ना? तो अब मुझे मान लेते हैं ऐसे एक और मेरे पास एलिमेंट्स हैं,
उसको मुझे ग्रैब करना है, तो मुझे कितना सारा कोड लिखना पड़ रहा है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, है ना? तो इसको भी मैं रिड्यूस कर सकता था, मैंने किया नहीं, बट दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से। तो जैसे कि हमने देखा HTML आया, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, तो उसके बाद क्या आया, एक नया चीज, वो आई jQuery, जो मैं बताना कल चाह रहा था, बट ठीक है, आज कल टाइम नहीं था हमारे पास। तो jQuery से हमारा और भी आसान हुआ काम, जो हमें काम करना था डोम के साथ खेलने के लिए। तो देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि jQuery अभी कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो एक लेगेसी पेयर है jQuery। ओके, इसका हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ओके, ये देखो, यहाँ पे मैं कोड करता हूँ। ओके, हाँ। अभी सपोज मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि ये टैग जो है ना, ओके, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा इसी के साथ। अगर सपोज मुझे कोई भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे मुझे कुछ परफॉर्म करना है, तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, बाय क्लिक करना है, एंड अब उसका एक्सेस हो गया हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे डोरा लिख देता हूँ ना, डोरेमन, ओके, दिखा दिया, सिलेक्ट हो गया। तो ये कंसोल का एक फीचर है जो हमें मिलता है। ओके, कोई भी एक करंट एलिमेंट पे क्लिक करना है, फिर कंसोल पे जाना है और यहाँ पे $0 लिखना है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो है हमारे डिबग के काम आता है, डिबगिंग के लिए, कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए। ओके, इसे हम हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल में नहीं लिखते हैं। ओके, तो सपोज मुझे जो है हमारा H2 सिलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 या H2, जो भी मेरे अभी हम रैंडमली उठा रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉट H2 टैग, है ना? फिर मैं H2 टैग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, है ना? इसी चीज को हम सिंपली कर सकते हैं विद jQuery, इतना बस, इतना कोड करो और ये सेम काम करेगा, ये एंड ये इक्वल है। तो jQuery से हमारा काम और भी आसान हो गया। मुझे यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ $साइन लिख रहा हूँ, हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्टर ऐड किया, और उसके बाद मुझे टेक्स्ट कंटेंट डालना है तो मैं टेक्स्ट लिखूंगा, अगर मुझे HTML डालना है तो मैं HTML लिखूंगा, और उसके अंदर जो भी मुझे पास करना है, जो भी HTML मुझे रेंडर करना है, उसे टैग में, H2 टैग में या बटन डॉट कंटिन्यू में, तो उतना मैं लिखूंगा और खत्म। तो इस तरह से हमारा काम बहुत आसान हो गया विद jQuery, कि मैं सिर्फ $इस्तेमाल करूंगा एंड ये राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा सिलेक्टर रादर देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। फिर हमारा जैसे कि टेस्ट कंटेंट इक्वल टू करना पड़ता है, या डॉट इनर HTML इक्वल टू करना पड़ता है, वो करने की जरूरत नहीं है। HTML का एक मेथड आता है बाद में, हम उसके इस्तेमाल करके उसमें जो भी हमें करना है हम वो कर सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग पास करना है बस। ओके, तो क्या हमारा काम jQuery से आसान दिख रहा है ना? फैजान एंड आतिफ है ना, है ना? काम आसान हो गया ना हमारा, कम लिखना पड़ रहा है कोड, और ऑप्टिमाइज है। एंड ऐसे कई सारे फीचर है हमारे jQuery में। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, ये सारे डिफिकल्टी आ रहे सारे। ओके, देखो, एट्रीब्यूट्स, ऐड क्लास और HTML, डॉट वैल्यू लिखने की जरूरत, डॉट वैल्यू करने की जरूरत नहीं, डॉट वैल्यू हो गया। या फिर CSS की बात करें, तो बहुत इजी हो गया हमारा काम विद jQuery, बट लोग अभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसके जगह कई सारे लाइब्रेरीज आए, एंड इंटरचेंजेबल तो होती रहता है ना। फिर उसके बाद एक वक्त के बाद आया रिएक्ट, जिसने पूरा मार्केट ही चेंज करके रख दिया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने जाना कि डोम प्लस HTML
tedious to make UI, and too much manual work and manage variables, right? तो उसके जगह पे हमें आया डोम एंड जे क्वेरी, एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें मिला है रिएक्ट। ओके, जैसे एक जे क्वेरी क्या एक लाइब्रेरी थी, जो हमें ओपन सोर्स है उसका हम इस्तेमाल कर सकते थे, वैसे ही रिएक्ट आया ओपन सोर्स एक वक्त के बाद। तो रिएक्ट क्या है, ये भी एक यूआई लाइब्रेरी है फॉर फ्रंट एंड टू द मैनुअल वर्क ऑटोमेट एंड लाइक डोम मैनिपुलेशन एंड हैंडलिंग स्टेट। ओके, तो इसके बारे में आज जानेंगे हम। तो रिएक्ट में बिफोर डाई इनटू रिएक्ट, अगर मैं सिंपली कहूँ तो रिएक्ट क्रिएट किया था जॉर्डन वॉक ने, जो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फेसबुक में 2011 में। एंड इसका इस्तेमाल जो है फेसबुक ने किया है उनके फेसबुक के एप्लीकेशन में। ओके, तो इससे क्या हो गया, काम बहुत आसान हो गया। जैसे जे क्वेरी हमने देखा, हमारा काम आसान हो गया, राइट, डेवलपर्स का। वैसे ही रिएक्ट से और भी काम आसान हो गया, सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि हैंडल डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस, स्पेशली इन एप्लीकेशन लाइक देयर न्यूज फीड्स। तो जो रिएक्ट है ऑफिशियली ओपन सोर्स हुआ 2013 में। तो ओपन सोर्स क्या होता है, सिंपली कहो तो कुछ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी कि कुछ सपोज कोई कंपनी है, उन्होंने कुछ कोड बनाया हुआ है या कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो वो क्या करेंगे, उसको ओपन सोर्स कर देंगे, यानी कि अब उस कोड को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो जो भी हम देखते हैं ना कि जो पब्लिक रेपोस है, पब्लिक रेपोजिटरीज है, जो भी कोड हमें पब्लिकली मिल जाता है हमारे गूगल पे, वो सारा कोड क्या है, ओपन सोर्स है, सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, एंड उसकी एक वेबसाइट भी है जो हम रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, वो है हमारा एनपीएम। तो एनपीएम पे 17 मिलियन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओपन सोर्स है। तो हर चीज़ जो है हमें स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई सारे लाइब्रेरीज हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, सिर्फ उसको यूज करना है। हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना क्या मतलब, हम गेट करेंगे हमारे मशीन में बाय इंटरनेट, और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज कि हिना ने कुछ फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं मेक बॉटल मशीन, ओके, एंड क्रिएट बॉटल फ्रॉम देम। उसने बनाया, अब उसने क्या किया, उसके लोकल मशीन में था, अब उसने क्या किया, उसको ओपन सोर्स कर दिया। तो ओपन सोर्स के कई सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें से एक एनपीएम है, उसने डाल दिया। अब उस कोड को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आतिफ कर सकता है, महक कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ओके, तो ये ओपन सोर्स का फायदा है। और कंपनी ओपन सोर्स क्यों करती है, उसका रीजन ये है। अगर मैं रिएक्ट का एक एग्जांपल ही ले लूँ, रिएक्ट के मान लेते हैं कि 200 एम्प्लॉइज हैं जो डेवलपर्स है रिएक्ट में उस टाइम के। तो वो 200 लोग काम कर रहे हैं 2 साल से कि आ, इस रिएक्ट को हमको बनाना है और फेसबुक के लिए इस्तेमाल करना है, फेसबुक एंड अदर उनके जो एप्लीकेशन है उसके लिए। पर क्या हो रहा है कि उसमें उनके जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सपोज उन्हें कोई फीचर लॉन्च करना है फेसबुक पे, तो उसके लिए एक टीम लग रही है, और एक टीम लग रही है जो जो रिएक्ट है उसको डेवलप करे। रिएक्ट जो एक लाइब्रेरी है उसमें नए नए फीचर ऐड करे। क्या उसकी वजह से उनका कॉस्ट बढ़ रहा है कंपनी का? हाँ, बढ़ रहा है ना? तो क्यों ना इसे ओपन सोर्स किया जाए। अगर ओपन सोर्स कर दिया तो बाकी लोग, जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हिना का मैंने कहा कि उसने एक बोटल जेस नाम का एक लाइब्रेरी बनाया, ओपन सोर्स किया, मतलब मैं उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। ओके, तो वैसे ही फेसबुक ने क्या किया, उसे ओपन सोर्स किया, एंड जितने भी डेवलपर्स थे उन्होंने, दुनिया भर के जितने भी सारे डेवलपर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया। इसलिए हमें हमारे रिएक्ट में इतने सारे आज भी फीचर्स देखने मिलते हैं। तो ये फायदा होता है ओपन सोर्स का, जिसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट भी बच गया, और उनका भी काम हो गया। एंड जो बग्स आते थे रिएक्ट में, कोई भी लाइब्रेरी जब बड़ी जाती है ना, बहुत बड़ी, मान लेते हैं कोई लाइब्रेरी है जिसके अंदर 1000 फाइल्स है जावास्क्रिप्ट के, तो क्या मैनेज करना आसान है? नहीं। अब वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया कहीं कहीं पे। तो उसमें कोई बग आ गया, अब वो बग फेसबुक का कोई एम्प्लॉय सॉल्व करे,
उससे बेहतर है कोई उसे ओपन सोर्स कर दे और कोई भी उसे सोल्व कर दे, और उससे कुछ हम पैसे दे दे कि हाँ तुम ये बग सोल्व करो, इसके हम तुमको पैसे देंगे या फिर फ्री में कर दो। ओके, तो ये बग बग मतलब क्या होता है, कोई इश्यू होता है हमारे कोड में, उसे रिजोल्व कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे ना एक दिखाता हूँ, मैं सुपर बेस का दिखाता हूँ जिसका मैंने रिसेंटली देखा था। सुपर बेस एंड ये देखो पुल रिक्वेस्ट है वगैरह। तो इतने लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, 327 रिक्वेस्ट आई है कि ये दिख रहा है फीचर, ये कुछ फीचर है जो डाल रहे हैं, यू आई लिव इनलाइन डॉक्स। अब उसका मतलब क्या है वो हमको खोल के देखना पड़ेगा, जैसे कि जोडी फिक्सेस। ओह, ये दिखा नहीं, इतना चेंज करके इस डेवलपर ने जोडी ने बोल दिया कि मैंने चेंज किया हुआ एक बग था, इसे मैंने रिजोल्व कर दिया। इतना ही बस, ये दिख रहा है करंट अवतार यूजर इस तरह से नजर आ रहा था, बट अभी इस तरह से नजर आता है। तो इतना भी चेंज करके उसने डाल दिया, और उसने क्या कह रहा है, एज अ कंट्रीब्यूटर बन गया सुपर बेस का। ओके, यहाँ पे देखो लोगों ने इश्यूज भी डाले हैं कि हमको ये इश्यूज आ रहे हैं। तो देखो सुपर बेस ओथ, ट्विलियो वेरीफाई, चैनल बग है। तो यहाँ पे लोग बग्स एंड इशू डालते रहते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ। कोई बग रिपोर्ट करना है तो डायपर डाल के मुझे फॉर्म करके स्क्रीनशॉट वगैरह डाल के मैं क्रिएट कर दूंगा, फिर लोग उसे देखेंगे, फिर उसको रिजोल्व करेंगे। तो सुपर बेस भी क्या एक ओपन सोर्स ही है, एंड लोग कंट्रीब्यूट करते करते जाएंगे, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन है रोबस्ट बनेगा, है ना। तो ये एक फायदा है। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज ना रिलीज भी करती है कि हमारा बग रिजोल्व करो एंड कुछ पैसे कमाओ, इसे कहते हैं बग बाउंटी। ओके, ये देखो, विल फेसबुक पे 500 इफ यू फाइंड अ बग इन देयर कोड, लोल। देखो उसका कोई रेंज है कि अगर कोई बग आप सॉल्व करते तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, वो भी रहता है। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी बिग बग बाउंटी करता है, एंड उसे उसे पैसे ही मिलता है। तो ये भी लोग करते हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करके पैसे कमाते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था रिएक्ट के बारे में, तो रिएक्ट भी क्या एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है ना। तो उसमें कई सारे हमें फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड जावास्क्रिप्ट में जो देखा कि यहाँ पे क्या है हमारा, कि एक एच टी एम एल की फाइल है और यहाँ पे मेरे एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। मैंने इसे अलग अलग क्यों रखा है, क्योंकि मेरा काम आसान हो एंड कॉम्प्लेक्स ना हो हमारा कोड, राइट। तो यही जो चीज़ है ना हमारी, जो हम सेपरेशन करते हैं कोड का, इसकी वजह से मेरा काम भी बढ़ रहा है। जैसे कि सपोज मैं चाहता हूँ कि कोई बटन पे क्लिक करे, तो अलर्ट नाम का एक प्रॉम्प्ट आए, एक अलर्ट आए सामने कि हेलो वर्ल्ड। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी पड़ रही है, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाना पड़ रहा है, और मुझे जो है ना, जो भी मैं चेंजेस करूंगा, जो जब भी मैं क्लिक करूंगा बटन पे, तो या इसके अंदर जो फंक्शन है हमारे स्क्रिप्ट डॉट जेएस वो एक रन होगा, राइट। तो ये काम थोड़ा टीडियस लग जाता है। जब अगर हम देखें, मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कि एक है क्या हमारे पास कुछ दिखाने के लिए है। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे ना डायनेमिकली कुछ कंटेंट चेंज हो रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 दिसंबर है, 5 दिसंबर हो रहा है, या फिर कोई काउंटर एप्लीकेशन दिखाता हूँ, काउंटर। ओके, ओके, ये देखो। तो ये देखो जब मैं रन करता हूँ, प्लस 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 कर रहा हूँ, तो इसको मैं डोम में किस तरह से कर रहा हूँ पता है। जब भी ऑन क्लिक बटन ऐड इवन लिसनर मैं करूंगा, तो ये जो हमारा डिव है, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, मैं क्या करूंगा, +1 करूंगा। अगर पहले 7 था तो मैं करूंगा 7+1। अगर मैं बटन ऑन क्लिक दिस माइनस साइन वाले पे क्लिक करता हूँ, तो जो टेक्स्ट कंटेंट है हमारा, इसमें जो नंबर है उसे मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा, है ना। तो ये हमने सोचा हमारे डोम के हिसाब से जो हमने देखा हुआ है।
अब ये चीज को हम और आसान कर सकते हैं विद यूजिंग रिएक्ट। किस तरह से, वो मैं बताता हूँ। वो है हमारा JSX। तो JSX क्या है हमारे जावास्क्रिप्ट में कि नो नीड टू मेक टू सेपरेट फाइल फॉर HTML एंड जावास्क्रिप्ट फॉर UI। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML भी लिख सकते हैं और HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, फिर HTML फिर जावास्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार से, उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे रिएक्ट के डॉक से देता हूँ, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट खोलता हूँ मैं मेरा, उसमें दिखाता हूँ। ओके, नहीं ये तो एस्ट्रोजेस में है, दूसरा खोलना पड़ेगा, या फिर सिंपल है कोई ना, ये दिखाता हूँ रिएक्ट डॉक्स। ओके, ये देखो, ये एक जावास्क्रिप्ट है राइट, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा HTML लिख रहा हूँ, है ना। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, लेट वैल्यू इक्वल टू 9, ठीक है, बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, करली ब्रेसेस एंड वैल्यू लिख रहा हूँ, दिखा दिया यहाँ पे 9 आया। तो ये चीज हम कर सकते हैं विद यूजिंग जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट के साथ। तो रिएक्ट से हम क्या कर सकते हैं, हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML भी, जितना हमें करना है उतना हम कर सकते हैं। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, H2 आतिफ पठान। ओके, यहाँ पे दिखा मैंने H2 पास किया और यहाँ पे चल गया, और यहाँ पे मैं स्टाइल भी पास कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड, जावास्क्रिप्ट वाला स्टाइल पास करूंगा मैं। ओके, ओके, अप्लाई नहीं हुआ कुछ रीजन से, बट आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अब मैं स्मॉल लेता हूँ, स्मॉल। ओके, दिख रहा है यहाँ पे आतिफ पठान, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, स्टाइल टैग मैंने पास किया। हम इनलाइन इस तरह से लिखते हैं हमारे रिएक्ट में, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, हम बाद में डिटेल में जाएंगे। तो इस तरह से हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML हम लिख सकते हैं विद यूजिंग JSX। JSX क्या है, जैसे हमारा डॉट JS है ना, जो एक्सटेंशन है हमारा, वैसे ही डॉट JS एक एक्सटेंशन आता है। तो उसके अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकली जब रिएक्ट स्टार्ट होगा उसके बारे में अभी, और हम उसके बारे में जानेंगे। तो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के और क्या फीचर्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो कि स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट जैसे कि मान लेते हैं, स्टेट क्या रहता है, सिंपली कहूँ तो स्टेटस। स्टेटस एंड स्टेट जो है इंटरचेंजेबल वर्ड्स है वैसे तो, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम समझते हैं स्टेटस। सपोज जोमेटो से हमने कुछ ऑर्डर किया, तो उसका क्या होता है कि पेमेंट डन, फिर अराइविंग, डिलीवर्ड, है ना, या डिलीवर कैंसल्ड या रिजेक्टेड, ये सारे क्या स्टेटस है। तो आ, किसी भी चीज का हम स्टेटस जो है या स्टेट हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। जैसे कि हमने काउंटर देखा राइट, तो ये काउंटर का स्टेट जो है, यानी कि इसका नंबर जो काउंटर है, जो 1 2 3 4 5 6, ये जो हम करने वाले हैं, तो ये जो चीज है ना, अ, हम कह सकते हैं एक वेरिएबल है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट में। अब हम मैनेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट, कॉन्स्ट या वैर इस्तेमाल कर रहे हैं राइट। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेट इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट में, जिसकी वजह से हमारा काम आसान होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किस तरह से होगा, एक मोटा मोटा बताओ। तो जैसे कि हमने कोई वेरिएबल बनाया, ओके, इमेजिन करो, एक वेरिएबल बनाया, लेट, यही मान लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट काउंटर इक्वल टू 0, है ना, लेट काउंटर इक्वल टू 0 बनाया मैंने, एक वेरिएबल बनाया। यहाँ पे मैं करता हूँ, कमेंट डालता हूँ मैं, समझ में आसान होगा, लेट काउंटर इक्वल टू 0, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक बटन प्लस ऐड इवेंट लिसनर,
है ना। फिर यहाँ पे क्लिक, फिर यहाँ पे मैं फंक्शन पास करूंगा, है ना। उसमें मैं क्या करूंगा, काउंटर की वैल्यू काउंटर +1 करूंगा। फिर बाद में जो हमारा ये है, मान लेते हैं काउंटर टैग डॉट टेस्ट कंटेंट, मैं करूंगा काउंटर, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे ना, पहले काउंटर प्लस करना पड़ रहा है, बाद में मुझे रेंडर करना पड़ रहा है। रेंडर मतलब करना, ऐड करना पड़ रहा है ना। काउंटर टैग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मुझे टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, जो हम यहाँ पे काउंटर जिस तरह से हम लिख रहे हैं, तो इसको एक बेस्ट तरीका है स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट। वो हम जब करेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। बट इतना समझ लो कि ये काम हम हमारे जावास्क्रिप्ट में बहुत इजीली कर पाते हैं। स्टेट मैनेजमेंट, ये क्या हमारा एक स्टेट है इन जावास्क्रिप्ट, जिसको हम क्या कर रहे हैं, +1 या -1 कर रहे हैं, है ना, हमारे बटन्स पे। तो ये चीज को हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं विद हमारे रिएक्ट के साथ। एंड सेकंड क्या है, मेनी लाइब्रेरीज कैन इंटीग्रेट। जितनी भी लाइब्रेरीज हम देख सकते हैं ना, हाउ मेनी लाइब्रेरीज लिव्स फॉर रिएक्ट। number of lives for react. How many libraries available for React? Just thousands of library catering to diverse needs. सो कई सारे लाइब्रेरीज है, 1000 ने लिखा है, 1000+, बट मोर देन 1000 है। हजारों में लाइब्रेरीज प्रेजेंट है रिएक्ट के, जो हम इस्तेमाल करते हैं। लाइब्रेरी से क्या होता है, मैंने बताया कि प्री डिफाइंड कोड ऑलरेडी है, उसे हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि हमारा जो टू डू लिस्ट है ना, सपोज कि आतिफ को जो है ग्रोसरी लिस्ट बनाना है, तो वो खुद का कोड बनाने से बेहतर वो क्या करेंगे, मेरा जो कोड है उसको क्लोन करेंगे, उससे उसके मशीन में लेंगे। मेरा ओपन सोर्स था, वो लिया, अब उसमें जो भी करना है वो कर सकता है। या फिर टू डू के जगह पे लिखेंगे ग्रोसरी, है ना, या फिर डिलीट के जगह लिखेंगे परचेस्ड, बस। तो इस तरह से हमारा ओपन सोर्स चलता है वगैरह। एंड ऐसी तरह से लाइब्रेरीज प्रेजेंट है, तो रिएक्ट में भी कई सारे लाइब्रेरीज है जो हमारा को जो काम है बहुत आसान कर लेती है। और थर्ड है अल्वेस बूम। मार्केट में हमेशा इसकी यूज केसेस है, एंड लोगों ने डिमांड की है, हर इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में जो एक स्टार्टअप इंडस्ट्री है मेनली, बिकॉज रिएक्ट में कोड करना आसान है। कई लोगों ने रिएक्ट एंड एंगुलर के बारे में सुना होगा। मैं बताना चाहूँगा कि रिएक्ट सिर्फ एक लोती यूआई लाइब्रेरी नहीं है। यूआई लाइब्रेरी मतलब क्या, यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी। मतलब कि जो भी हम यूआई सामने देखते हैं ना हमारे, ये जो यूआई है, ओके, इसको डेवलप हम रिएक्ट से कर सकते हैं। अभी हम यूआई जो है, यूजर इंटरफेस, हम किससे डेवलप कर रहे थे, एचटीएमएल से, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो उससे एक बेहतरीन लाइब्रेरी है हमारे पास, एक लाइब्रेरी है ये काम को आसानी से करने के लिए, वो है रिएक्ट। सो किसने कुछ बोला था क्या? ओके। सो तो इससे हमारा काम और आसान हो गया। और जैसे कि रिएक्ट है, कई सारी लाइब्रेरी से मैं बता रहा था, एंगुलर है, एंगुलर जेएस है, फिर व्यू जेएस है, स्वेल्टे है, ये सारे यूआई लाइब्रेरीज है। बट मोस्टली जो स्टार्टअप कंपनी से वो रिएक्ट को प्रीफर करती है। वाई? अगर हम दो बड़े लाइब्रेरीज देखें जो लोग डिमांड करते हैं इंडिया में, मैंने देखा हुआ है एंगुलर एंड रिएक्ट, दोनों में बहुत बेहतरीन लाइब्रेरीज है। जैसे रिएक्ट जो है फेसबुक का है, वैसे ही एंगुलर जो है वो है गूगल का, गूगल का ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है वैसे, ओके। सो दोनों भी हम यूआई डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट लोग क्यों चूज करते हैं रिएक्ट? क्योंकि पहले मैं एंगुलर के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी आपको कोई बड़ा स्केल का एप्लीकेशन बनाना है, बड़ा स्केल का, कॉम्प्लेक्स है, आप चाहते हो कोड कहीं पे फटे ना, कहीं पे हमारा एप्लीकेशन ब्रेक ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए,
तो उसके लिए एंगुलर बेस्ट है, लेकिन उसे डेवलप करने टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक वे में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या है? वो भी एक लाइब्रेरी है, बट विथ सम प्रोटोकॉल्स और सम विथ रूल्स। उस रूल को फॉलो करके आप वहाँ पे कोड कर सकते हो। ओके, लेकिन रिएक्ट में वैसा नहीं है। रिएक्ट में हम जैसा चाहिए वैसा हम कोड कर सकते हैं। कोई फाइल स्ट्रक्चर नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, हमें जैसा चाहिए हम वैसा कर सकते हैं। तो जो कोई कंपनी से स्टार्ट होती है, स्टार्टअप कंपनीज होती है, या फिर कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट है, तो रिएक्ट क्यों प्रेफर करती है? काम फटाफट हो जाए, हमें रिसिकेशन नहीं है। ओके, एंड सेकंड जो बताया कि स्केलेबल बनता है, एंड एंगुलर में टाइम लगता है, रिएक्ट में टाइम नहीं लगता छोटे एप्लीकेशन के लिए। तो एंगुलर में हम बड़े एप्लीकेशन बनाने के लिए बेस्ट होता है, छोटे एप्लीकेशन के लिए एंगुलर में टाइम लगता है। एंड रिएक्ट का देखा जाए छोटे एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। एंड अगर मुझे बड़े एप्लीकेशन बनाना है, तो मेरे पास भी रिएक्ट का जो है फ्रेमवर्क है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, बट उसका फ्रेमवर्क भी है, मतलब लाइब्रेरी विथ सम प्रोटोकॉल्स और रूल्स। तो रिएक्ट का लाइब्रेरी है हमारे पास नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, द रिएक्ट फ्रेमवर्क। ये भी ओपन सोर्स है, तो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमें मिलती है, अवेलेबिलिटी है इंटरनेट पर। तो ये एक रिएक्ट का फ़ायदा है। और और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी कई सारी चीज़ें टूल्स आ रहे हैं, एआई टूल्स आ रहे हैं, राइट? तो लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री जो है वो रिप्लेसेबल है, डेवलपर्स को रिप्लेस कर देंगी। मुझे भी लगता था, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने देखा कि यार जीपीटी तो यार बहुत अच्छा कोड करके देता है। तो हमने बहुत हेल्प लेना चाहिए जीपीटी से, बट एक बात क्या समझ में आया कि जीपीटी हम रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वही पता है जो उसे इंटरनेट पे मिलता है। तो वो एज अ टूल ही शायद इस्तेमाल हो, लेकिन वो डेवलपर को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है। वो नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है, जैसे उसने किया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ह्यूमन की हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। अभी सपोज मान लेते हैं, एक क्रूशियल सवाल मैं करना चाहूँगा। नहीं, मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ रादर देन क्वेश्चनिंग, टाइम कम है। कि कोई एप्लीकेशन है, वो 20 साल से डेवलप हुआ है। मान लेते हैं वो बनाया हुआ है रिएक्ट पर 20 साल से। उस पे करोड़ों लोग, करोड़ों पैसे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, है ना? कई एम्प्लॉयज उस पे काम कर रहे हैं, और भी नए फीचर्स उस पे आ रहे हैं। अब कोई आके बोल दे कि अरे एक काम करते हैं, इसको ना हम उसमें ना हम ऑटोमेट कर देते हैं एप्लीकेशन बनाना, हम एआई टूल इस्तेमाल करते हैं। क्या वो कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा वो कोड बेस है, एंड वो एआई समझे एंड कुछ करे। अगर एआई ने कुछ से भी करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वो गलती आउटपुट देने वाला है। तो वो एक चीज़ है। तो जैसे कि एक है हमारे पहचान के, वो कोबोल लैंग्वेज पे काम करते हैं। कोबोल लैंग्वेज किसी ने सुनी नहीं होंगी, बट ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। एंड कोबोल, हाँ, हाई लेवल इंग्लिश लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। ये लैंग्वेज आज भी इस्तेमाल होती है, 1959 में बनी थी वगैरह, जो भी है। तो ये लैंग्वेज क्या हमारे कोई कॉलेज सिखा रहा है? नहीं, बट इसकी जॉब अवेलेबिलिटी है टीसीएस में, जितना मुझे पता है। तो आज भी इस पे हमारा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा उसका कोड बेस, इतना बड़ा उसका सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब उसको हम रिप्लेस करें, नहीं कर सकते ना इजीली। तो इसकी वजह से एआई की उससे नए जॉब्स आएंगे, बट जो पुराने हैं वो इस तरह से खत्म नहीं होंगे, इस तरह से हम सोचते हैं, या फिर वो एक डर फैलाया जा रहा है, वैसा नहीं होगा। तो वो एक चीज़ है। एंड सपोज कोई रिएक्ट की जगह पे और कोई नया लाइब्रेरी आती है, अब कोई एक नया फ्रेमवर्क आता है, क्या रिएक्ट के एप्लीकेशन को रिप्लेस करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिप्लेस करने में टाइम लगेगा। अगर सपोज कि रिएक्ट है और एंगुलर है, किसी ने कहा कि रिएक्ट पे बना हुआ है 20 साल से, इसे एंगुलर पर डाल दो, नहीं करते लोग। पैसा लगेगा, इन्वेस्टर का पैसा लगेगा, क्यों करे? चल रहा है ऑलरेडी, क्यों? तो रिएक्ट के हमेशा जो अवेलेबिलिटी रहेंगी, एंड एंगुलर की भी होंगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रिएक्ट कभी खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। इवन जावास्क्रिप्ट देखो, लोग सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कॉलेज जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार यार
जावास्क्रिप्ट तो जीपीटी भी कर लेता है। आप एक काम करो, आप चैट जीपीटी या एआई ही सीखो। नहीं, बेसिक हमेशा सीखना होता है हमें, है ना? तो इस तरह से हमारा मार्केट चलता है एंड ये बूम चल रहा है मार्केट में एआई का। एंड एआई सबको सीखना चाहिए। एंड एआई का कोर्स भी आने वाला है हमारे फ्रंटियर लैब में, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी सीखें। शायद वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है, वीकेंड में ही रहेगा। तो ठीक है, वो तो हमारा अलग बात है, लेकिन हम वो भी जानेंगे हमारे वर्कशॉप एंड गेस्ट लेक्चर्स में अबाउट एआई। How can we integrate use that AI tools in our front end applications? तो ये मैंने कुछ आपको रिएक्ट के बारे में बताया। अब प्रैक्टिकली थोड़ा हम समझते हैं रिएक्ट का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। सपोज मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, बोन21 जो मेरी रिसेंटली है। ओके, तो अब ये देखो, ये जो 3 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, क्या इसके लिए ये जो है मान लेते हैं सिंपल सा मैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट का ही खोलता हूँ। फ्लिपकार्ट, ओके। अब मुझे बोलो, ये जो वेबसाइट है फ्लिपकार्ट की, इसमें जो है कई सारे हमारे फीचर्स या फिर क्या कह ले, पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं। अब जो हमारा हेडर है, ये क्या एक पार्ट है ना? फिर यहाँ पे क्या है, कुछ एकोडियन के टूल्स है, कार्ड्स है, ये भी क्या एक फीचर है। फिर एक कैरोसेल है यहाँ पे, ये भी क्या एक पार्ट है हमारा वेबसाइट का। फिर यहाँ पे दिख रहे हैं ये छोटे छोटे कार्ड्स है, ये भी क्या है हमारा पार्ट्स है ना? इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। यानी कि सपोज जैसे कि अभी मैं कहूँ एचटीएमएल में ना, आ, एक काम करो कि ये जो है ना यूआई, ये वाला, ये 3 कार्ड से बनाओ, ये 3 कार्ड बनाओ। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर बाद में हम उसका कलर वगैरह थोड़ा चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती रिएक्ट में। सिंपली हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, फिर वहां पे हम क्या करेंगे, वो कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शन है सिंपली, जो कि हमारा रिटर्न क्या करता है, एचटीएमएल। तो हम उस कंपोनेंट जो फंक्शन है उसमें इनपुट करेंगे कि चिप का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, मेरा हेडलाइन क्या होगा, मेरा पैराग्राफ क्या होगा। मैं इतना पास करूंगा और जो है मेरा कोड हो जाएगा। अब उस कंपोनेंट को मैं 3 बार कॉल करूंगा। जैसे कि मैंने कहा, फंक्शन है, कंपोनेंट क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन है क्या है हमारा फायदा, रीयूजेबिलिटी। मैं उस फंक्शन को कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहा हूँ तो 3 बार मुझे आउटपुट मिलेगा, है ना? अगर सिंपली अगर मैं कहूँ लेट फंक्शन, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, ग्रीट, है ना? यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लो हाय प्लस नेम। ओके, अब मैं ग्रीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अरबाज, है ना? तो इस फंक्शन को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ ना। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट चेंज कर रहा हूँ। वैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है ना, बीजी कलर ब्राउन, और मेरा जो है सेकंड पैरामीटर क्या होगा, लिखता हूँ कि जो कार्ड कलर है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन। फिर मैं डालूंगा चिप कलर जो है मेरा येलो। मैं ऐसा पास करूंगा बस। तो ऐसा पास करने से क्या होगा, मेरा जो है जो कंपोनेंट है वो मैं कितने बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, तो कंपोनेंट क्या है, फंक्शन है जो हमें रिएक्ट में मिलेगा। तो ये भी एक फीचर है हमारा रिएक्ट का, जो मेन फीचर है कि मैं एक कोड को मैं कई बार इस्तेमाल कर सकता हूँ एज ए फंक्शन की तरह। ओके, तो ये था हमारा रिएक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने कुछ छोटी सी हिस्ट्री जानी रिएक्ट के बारे में, किस तरह से वो आया, ओपन सोर्स क्या रहता है, रिएक्ट एंड अदर लाइब्रेरीज के बारे में जाना।
और रिएक्ट के कुछ फीचर्स आने हैं। आई होप बस समझ में तो आ गया होगा कि रिएक्ट है क्या। हमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे, कंपोनेंट, स्टेट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, और भी अच्छे समझ में आएगा। बट इतना समझ लो, रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर एचटीएमएल लिख सकते हैं, और एचटीएमएल के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फिर स्टेट मैनेजमेंट एंड कई सारे लाइब्रेरीज है जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, और हमेशा बूम करता है रिएक्ट मार्केट में। और सिंपल एग्जांपल ऑफ जेएसएक्स मैं ये दिखाता हूँ आज। वही जो हमने देखा ना, रिएक्ट का देखा था ना हमने, रिएक्ट रिएक्ट डॉक्स, नोट रिएक्ट नेटिव। लर्न रिएक्ट। ओके, ये देखो, डॉट जेएसएक्स की फाइल में कुछ इस तरह से होता है। डॉट जेएसएक्स फाइल में जैसे हमारा डॉट एचटीएमएल है, डॉट जेएस है, तो क्या है यहाँ पे हमारा, ये क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा है एचटीएमएल। ओके, तो ये था आज का हमारे रिएक्ट के बारे में। किसी को कुछ पूछना है रिएक्ट के बारे में कुछ और, या फिर कुछ पार्ट समझ में नहीं आया? आतिफ, फैजान एंड हीना एंड माइक, कुछ पूछना है आतिफ? ओके, सो समझ में आया ना कि रिएक्ट है क्या। एक लाइब्रेरी है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे यूआई डेवलपमेंट के लिए। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। ये क्या है, यूजर इंटरफेस है ना, उसको इजी पड़ता है यूजर को, यूजर का इंटरफेस यानी कि यूजर इंटरफेस। तो मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, कल से छुट्टी है वैसे, 26 से 2 तक। तो मैं कुछ 4 असाइनमेंट दे दूंगा, उतने करने हैं। तो हमारे असाइनमेंट क्या क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होंगे, और एक मिनी प्रोजेक्ट होगा फंक्शन के ऊपर, फिर डोम, बस इतना ही है। ओके, एंड कुछ मैं पढ़ने के लिए बोलूँगा, वो असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे, रीड अबाउट दिस एंड व्हाट, उतना करना है बस। ओके, ठीक है देन। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है? समझ में आया ना रिएक्ट है क्या? ओके देन, 5 मिनट रुकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उतना करके 5 मिनट के बाद हम आज टाटा बाय बाय कर लेते हैं। ओके, ये ना आपको समझ में आया ना? नेक्स्ट सेशन हमारा 3 तारीख से है। 3 तारीख से हम शुरू करेंगे, फिर से जावास्क्रिप्ट भी शुरू करने वाले हैं हम, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट जो हम